नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये एक विशेष कार्यक्रम हम हमारे बीच की एक गंभीर समस्या को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उस पर ही एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। ये समस्या है कुष्ठ रोग की समस्या। आजकल अक्सर देखा गया है, समाज में इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन कुष्ठ रोग के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में इस लेकर क्या क्या भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं उन्हें भी आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप हमेशा इस रोग के प्रति सचेत रहें, अवेयर रहें और इस तरीके की कोई भी चीज़ हो तो उसे आप रोक सकें और समय रहते रोगियों को अस्पताल तक पहुंचा सकें। और इस विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मनुतोष एलकाना, जो कि कुष्ठ रोग मिशन बैतलपुर में अधीक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर एलकाना साहब का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर एलकाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये कुष्ठ रोग है क्या और इसको लेकर इतनी भ्रांतियाँ क्यों हैं समाज में। आज कितने साल गुजर गए हैं, इस पर बहुत काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आज समाज में कुछ ऐसी बातें हैं कुष्ठ रोग को लेकर जो अभी भी हटी नहीं है पूरी तरीके से। कुष्ठ रोग जो है एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जी। इसके बारे में भ्रांति ये थी कि ये पिछले जन्म का पाप है जी। या फिर आपके पापों का फल है या ईश्वरीय दंड है जी। या फिर लोगों के बीच में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि ये जो है ये केवल जो आपके बुरे कर्म हैं उनका फल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जी। 1874 में हैंसेंस नाम एक वैज्ञानिक ने इसके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था जी। और उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री रखा गया जी। और ये जो बैक्टीरिया है इस रोग को उत्पन्न करता है जी। तो इसलिए ये सारी भ्रांतियाँ गलत हैं कि ये पापों का फल या किसी भी तरह का कोई दंड है, ईश्वरीय दंड है जी। तो हमें इस बात को पहले समझना है जी। दूसरी चीज़ ये कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तो इसकी दवाइयाँ हैं जी। और उन दवाइयों के उचित सेवन से ये जो रोग है दूर हो जाता है जी। तो सबसे बड़ा इस रोग के साथ जो विषम पहलू है वो विषम पहलू ये है कि एक बार जिसको कुष्ठ रोग हो गया ये माना जाता है कि वो लाइलाज है, उसमें कोई क्योर नहीं है। ऐसा नहीं है जी। ये पूरी तरह से ठीक होने वाला, पूरी तरह से साध्य रोग है और इसको उचित समय पे यदि हम उसकी पहचान कर लेते हैं, उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका निदान भी बहुत आसान है। और जो पुराने समय में हम देखा करते थे जिनके हाथ पैर की उंगलियां जो हैं गली होती थी, घाव होते थे, ये उसके कॉम्प्लिकेशन है, कुष्ठ रोग के कॉम्प्लिकेशन है। और ये स्थिति तभी पहुंचती है जब हम कुष्ठ रोग के लक्षणों को छुपाते हैं जी। उन्हें बताते नहीं हैं, लंबे समय तक जो व्यक्ति है वो इलाज नहीं लेता है, जिसकी वजह से ये कुष्ठ रोग इस भयानक स्थिति तक पहुंच सकता है। यदि हम उसे अर्ली डायग्नोस कर लें, लक्षण आते ही यदि उसे डायग्नोस कर लें और यदि हम उसके लिए उचित सलाह दवाइयाँ ले लें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाथ पैर गले या उंगलियां गले या कोई विकृति उसके लिए आए। डॉक्टर साहब, मैं इन सब बातों पर तो बाद में आऊँगा, लेकिन यदि हम अपने देश की स्थिति का जिक्र करें तो आज़ादी के पहले से ही महात्मा गांधी ने इस समस्या को, हमारे राष्ट्रपिता जो हैं उन्होंने इस समस्या को देखा, समाज में फैली इस भयानक विकृति को देखा और किस तरीके से उस दौर में लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था जिन्हें कुष्ठ रोग हो जाता था, समाज में उनका कोई स्थान नहीं रहता था। तो महात्मा जी ने कैसे अलग अलग जगहों से और इन आश्रमों में, अपने अलग अलग आश्रमों में उन लोगों को रखकर उनकी सेवा शुश्रूषा की और उन्हें ठीक किया। और उसके बाद आज़ादी के बाद ये हमारा जो दौर चला उसमें फिर कलकत्ता में
मदर टेरेसा ने किस तरीके से इन लोगों की मदद की और इन्हीं लोगों की मदद करके उन्हें करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इस पर मैं आपसे कुछ जानकारी जानना चाहूँ। जी, महात्मा गांधी जी ने जब उन्होंने कुछ रोगियों की स्थिति देखी, उनके जीवन यापन का कोई आधार नहीं था और उनके साथ बहुत ही छुआछूत और उनके साथ बहुत अप्रिय व्यवहार हुआ करता था, तो उन्होंने अपने आश्रम में उनको जगह दी, उनकी सेवा की और परचुरी शास्त्री जी को उन्होंने अपने साथ रखा। जब परचुरी शास्त्री जी को स्वतंत्रता संग्राम में जब जेल हो जाती थी, तब भी वो उनकी सुधि लेते थे और जेलर को और पुलिस को वो पत्र लिखा करते थे कि उनको सारी सुविधाएं मुहैया की जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने उस समय अपने आश्रम में उन लोगों को जगह दी जिस समय लोग उनको अपने घर से, समाज से, गांव से निकाल दिया करते थे जी। और एक बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण पेश किया कि उनको हमें अपनाना है और उनको हमारी आवश्यकता है जी। और उन्होंने बहुत ही नोबेल काम किया। हमारे चांदखुरी लेप्रोसी हॉस्पिटल बैतलपुर में 24 नवंबर 1933 में गांधी जी आए थे। जी। एक रात वो वहाँ पे उन मरीजों के साथ रुका उन्होंने और उनके साथ भोजन किया, उनकी सेवा की थी और जाते समय उन्होंने कहा था कि मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप इस अस्पताल को बंद करने के लिए मुझे बुलाएंगे। लोग ओपन करने के लिए बुलाते हैं, उद्घाटन के लिए बुलाते हैं, मुझे उस दिन प्रसन्नता होगी जिस दिन ये अस्पताल बंद होगा। वो हमारे भविष्य के लिए ये नहीं कह रहे थे कि आपका जो वो है बंद हो जाए, परंतु वो उस दिन की कामना कर रहे थे कि ये रोगियों की संख्या खत्म हो जाए, भारत कुष्ठ मुक्त देश हो जाए, भारत कुष्ठ मुक्त देश हो जाए। लेकिन इस दिशा में डॉक्टर साहब मदर टेरेसा ने भी बहुत काम किया जी। बिलासपुर में भी उनका एक होम है जी, जहाँ मैं कई बार जा चुका हूँ और मैंने देखा कि उनको किसी भी तरह से कोई ऐसा कोई भी दुख नहीं था और कोई भी ऐसा छुआछूत या डर नहीं था। वो उन्हें गोद में उठा के लेके आती थी और ला करके उनका पूरे घाव को साफ करती थी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, उनकी सेवा करती थी। जब वो ठीक हो जाते थे तब उनको अस्पताल से छुट्टी करके वो आश्रमों में उनको शिफ्ट करती थी। और ये जो सेवा है आज हमें देखने के लिए नहीं मिली जी। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, कुष्ठ रोगी के आते ही उसको भगा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो समाज से ही, उनके परिवार से ही ये जो अस्पृश्यता की भावना है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर वो समाज में आती है और फिर अस्पताल में भी कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो बहुत कारुणिक होते हैं, जो जिनको देखकर काफ़ी दर्द होता है। यदि डॉक्टर साहब आज़ादी के बाद का हम जिक्र करें, सरकार ने इस दिशा में काफ़ी ध्यान दिया, तो किस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर आई इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए? देखिए, कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है, मैं एक छोटा सा आपको एक गणित के माध्यम से समझाना चाहता हूँ जी कि हमारा जो समाज है जी इनको निकाल देता है पर इनके लिए ध्यान नहीं देता है। जी। होता क्या है, इसके कारण लोग अपने आप को छुपाने लगते हैं जी हाँ। और वो छुपाने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे एक्सपोज होते ही लोग मुझसे अलग हो जाएंगे जी। बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी, मुझे समाज से निकाल दिया जाएगा, मुझे खाना पीना ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी जी। तो लोग डर की वजह से छुप जाते हैं। जी हाँ। हम छत्तीसगढ़ शासन का यदि हम आंकड़ा देखें तो करीब 8000 एवरेज में हम हर साल मरीजों को डायग्नोस करते हैं, जिसमें 50% जो हैं एमबी और 50% पीबी होते हैं। कभी ऊपर नीचे होता है और इन 8000 में से 4000 एमबी यदि पेशेंट आते हैं हमारे पास और यदि ये एमबी पेशेंट हम ये मान के चलते हैं कि 4 लोगों को वो इन्फेक्ट करते हैं जी। तो हम 4000 निकाले, वो 12000 लोगों को इन्फेक्ट किए और वो 12000 में से नेक्स्ट ईयर फिर हमने 4000 निकाला तो 8000 हमारे हिडन केस हो गए जी, छुपे हुए केस। वो अभी भी समाज में है, वो समाज में है। और ये जो 8000 हैं
ये जो 12,000 हैं, ये 36,000 को इन्फेक्ट किए, 48,000 को इन्फेक्ट किए, उनमें से हमने फिर 4,000 निकाल दिया, तो 44,000 फिर समाज में आ गए। तो यदि इस तरह से आंकड़ा बढ़ते जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बहुत ही विस्फोटक रूप में ये स्थिति आएगी। आखिरी 5 साल को यदि हम टारगेट करके देखते हैं तो बहुत काम हुआ है जी। इस विषय में शासन केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत काम किया। एक LCDC करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो कि एक्टिव केस डिटेक्शन है जी। वो घर घर जा कर के मरीजों की खोज करने का कार्यक्रम था। तो करीब 6 और 7 ऐसे कैंपेन किया और उसमें हम लोगों ने बहुत से हिडन केसेस को निकाला। 12,000 करीब हिडन केसेस जो हैं उस साल हमने निकाला। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं हो रहा है, बहुत सा काम हो रहा है। तथा जो विकृतियाँ आती हैं जिसे ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी कहते हैं, ये विकृतियाँ हाथ की उंगलियाँ टेढ़ा हो जाना, अंगूठा ऊपर नहीं होना, आँख नहीं बंद होना, जो कलाई है ऊपर नहीं होना, पैर झूल जाना, पैर की उंगलियाँ मुड़ जाना जी, ये उन समय में होता है जब पेशेंट बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं लेता है, छुपा लेता है। तो ये जो पेशेंट्स हैं जो छुप रहे हैं, जो आगे नहीं आ रहे हैं, जिनको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये उन केसेस में तब्दील होने लगते हैं कि जिनको जो ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी है वो आ जाए। अच्छा, आप ये तो अभी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से तो हमारा जो सामाजिक परिवेश है काफ़ी बदला है। अब रहन सहन के हमारे तौर तरीके भी आप देख रहे हैं काफ़ी बदल गए हैं और लोगों में साफ़ सफाई के प्रति भी काफ़ी उनका दृष्टिकोण बदला है और अब काफ़ी जगह साफ़ सफाई रहने लगी है। तो क्या अभी भी इस कुष्ठ रोग को लेकर अभी भी हमें उतना ही सचेत रहने की ज़रूरत है? क्या समाज में अभी भी उसी गति से कुष्ठ रोग आ रहा है? जी हाँ। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई तो एक अहम पहलू है जी, पर कुष्ठ रोग के साथ एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बीमारी है ये लो इम्यूनिटी के कारण होती है। जो हमारी शरीर की प्रतिरोध क्षमता जब कम हो जाती है तब होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता जी जी। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो नाक के रास्ते से अंदर जाता है जी और वो नेज़ल म्यूकोजा में वो ग्रो करता है और उसके बाद वो अलग अलग स्थानों में जाता है और उसका जो फेवरेट जो प्लेस है शरीर में वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। जैसे फेशियल नर्व है चेहरे में, ट्राइजेमिनल नर्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है, मीडियन नर्व है, लैटरल पॉप्लिकल नर्व है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, जहाँ पे ये जा कर के अंदर चला जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही लेज़ी बैक्टीरिया है, वो 10 दिन में डबल होता है जी। अभी कोरोना वायरस जो है वो 10 मिनट में डबल हो जाता है जी। ये 10 दिन में होता है। हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है वो उसे खोज करके 10 दिन में मार देती है जी। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है जी। जब वो डाउन होती है तभी ये रोग हमारे शरीर में बढ़ता है जी। तो ये पहले हम ये मानते थे जो अच्छा खान पीन है, जो लोग वेल टू डू है, संपन्न है, उनके उसमें नहीं होता जी जी। परंतु अब जो है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सिर्फ कुपोषण से प्रभावित नहीं होती है। अभी जो वो इफेक्ट जिसमें आ रहा है वो हमारा टेंशन या हमारा जो अभी का जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, प्लस हम लोग जो हैं जो नेचुरल खान पान से जो बहुत है दूर निकल जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, वो हमें पोषण नहीं देता है। तो ये अब हमने देखा कि अब हायर क्लास में, अपर मिडिल क्लास में भी ये रोग जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो दूसरी बड़ी बात आपने बताई कि ये केवल अब गांव में या गरीबों तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी सामान्य व्यक्ति को, एक वेल टू डू परिवार में भी किसी व्यक्ति को हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इसके लक्षण क्या है और किस तरीके से हमें इसे तुरंत मतलब जो मरीज़ है उसको तुरंत इलाज के लिए हमें ले जाना पड़ेगा। संक्षेप में मुझे थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। देखिए
ये जो है चमड़ी की बीमारी नहीं है जी परंतु पहला लक्षण चमड़ी में आता है जी और चमड़ी में जब पहला लक्षण आता है वो त्वचा से हल्के रंग का दाग होता है जी और त्वचा से हल्के रंग का दाग जो रहता है उसमें एनेस्थीसिया होता है, सुन्नपन होता है। जी। आप टच करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा और यदि इस तरह का कोई भी दाग किसी भी जगह शरीर में आता है तो हमें सबसे पहले उसके लिए उचित चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। दूसरा जो है, मैंने बोला कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, उसमें ये जो होती हैं ये सूज जाती हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तीसरा जो है, जो हमारे शरीर का द्रव्य होता है उसमें बैक्टीरिया की मात्रा होती है जिसे हम स्मीयर के द्वारा देखते हैं। तो ये 3 लक्षण हैं, परंतु इसके अलावा और भी ढेर सारे लक्षण हैं जो कि हमें देखना चाहिए। पाँव हमारी जो हैं वो गिर जाती हैं, ये जो कान के लोब्स हैं ये बड़े हो जाते हैं, कान के मार्जिन में बड़ी बड़ी गठानें आ जाती हैं, चेहरा जो है वो तेलिया तामिया चमक आ जाती है, सूजन आ जाती है चेहरे में, इसके अलावा दागों में सूजन आ जाती है, हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं वो क्लॉ हो जाती हैं, अंगूठा नहीं उठता है, पैर नहीं उठता है और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर में एनेस्थीसिया आ जाता है, सुन्नपन आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। हम हमारे साथ ये हुआ कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है 3 कार्डिनल साइन WHO ने बताया, हम उसमें उलझ गए और इन साइंस को हमने देखना थोड़ा सा कम कर इग्नोर जी। ये जो जितने साइन में इन 3 के बाद जो बता रहा हूँ, ये सारे साइन तब आते हैं जब मरीज जो है इन्फेक्ट होने के 2 साल 3 साल हो जाते हैं, मतलब लंबा समय हो जाता है, वो सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है। तो वो मतलब ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ पर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में जो एक मुख्य मुद्दा है वो है सर्जरी का। तो लेप्रोसी को लेके जो आप सर्जरी करते हैं, जो आप ऑपरेशन करते हैं, वो किस संदर्भ में करते हैं और वो कहाँ से उसका शुरुआत क्यों होती है और कैसे उसको किया जाता है? मैं इस क्वेश्चन के पहले 2 लेप्रोसी के कॉम्प्लिकेशन को आपको बताना बिल्कुल। पहला होता है रिएक्शन। जी। रिएक्शन दवाई का या किसी चीज़ का नहीं होता है, रिएक्शन जो कीटाणु है उसका होता है जी। और रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन, लेप्रा रिएक्शन जिसे बोला जाता है। टाइप 1 में जो दाग होता है, जो त्वचा से हल्के रंग का सुन्न दाग होता है, वो फूल जाता है, त्वचा से उभार लेता है और वो जो उभार आता है वो उन्हीं दागों में आएगा जो कि लेप्रोसी के दाग हैं। दूसरा जो होता है, इसको सेल मेडिएटेड बोलते हैं। दूसरा जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसमें बहुत पेनफुल गठानें निकल जाती हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत बुखार और पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल रूप से जो है वो वीक हो जाता है, चल फिर नहीं सकता है। इसको टाइप 2 रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन एक है। दूसरा है न्यूराइटिस जो नर्व होती हैं हमारी, जो संवेदना लाती ले जाती हैं, उनमें बैक्टीरिया घुस जाता है और उसमें सूजन हो जाती है। अब ये सूजन के कारण जो उसके नीचे का भाग है, उस नर्व के नीचे का भाग है, वो सुन्न होता है, जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं और फिर पैरालाइज हो जाती हैं। तो इस न्यूराइटिस जब होती है तो आपके न्यूराइटिस में आगे जब यदि हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, अंगूठा झुक जाता है, ऊपर नहीं होता, आंख बंद नहीं होती है, पैर और हाथ के पंजे जो हैं वो नहीं चलते हैं। यदि हम इसे 6 महीने के अंदर इसे ट्रीट करते हैं तो ये रिकवर हो सकता है। यदि शुरू में ट्रीटमेंट होता है पहले दूसरे महीने में तो 100% रिकवर है, और यदि थोड़ा लेट करते हैं तो थोड़ा सा पावर आने में, मसल पावर आने में वक्त लगता है। तो यही सर्जरी की आपकी आवश्यकता पड़ती है। 6 महीने के बाद जब दवाई बेअसर हो जाती है और वो इरिवर्सिबल हो जाता है, उस समय फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए डॉक्टर साहब दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग के लिए जो दवाइयाँ हैं, MDT होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें एक से ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। और मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। PB जो पॉसीबैसिलरी कहलाती है और MB जो मल्टीबैसिलरी कहलाती है। तो
तो पीबी जो होता है वो कम मात्रा में होता है, 5 से कम पैच होते हैं तो उसको हम पीबी बोलते हैं। और 5 से ज़्यादा पैच होते हैं, नर्व जो इन्वॉल्व हो जाती है और शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा दिखने लगती है तो उसको एमबी बोलते हैं। पीबी में रिफेम्पिसिन और डेप्सोन करके 2 ड्रग देते हैं जो कि 6 महीने दिया जाता है, और एमबी में 3 ड्रग होता है, रिफेम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाज़ामिन। तो ये 3 ड्रग से 1 साल हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये दवाई उनको लगातार लगातार लेना है और इसमें नागा नहीं करना है और इसको बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में यदि आपने दवाई बीच में छोड़ी तो ट्यूबरकुलोसिस वापस आ जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि लेप्रोसी के साथ भी यही चीज़ है कि यदि आपने दवाई बीच में छोड़ दी कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ या मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो आप वापस उस बीमारी को फिर से आ सकती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि जो आप ऑपरेशन करते हैं उसमें जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके की सुविधाएं मिलती है, या उस क्योंकि हर आदमी हर कोई, एक तो पहले तो पेशेंट का वहाँ तक पहुँचना, और फिर गरीबों के लिए वो ऑपरेशन थोड़ा सा उनकी जो पॉकेट है उस पर कहीं ना कहीं उनकी मॉनेटरी जो डायरेक्शन उस पर असर डालता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका जी। देखिए, ये कैटरेक्ट जैसा सर्जरी नहीं है कि सुबह गए 1 घंटे में वापस आ गए। जी जी। या नसबंदी का ऑपरेशन नहीं है जी। इसमें ये बहुत ही डायनेमिक सर्जरी है क्योंकि ये पैरालाइज हो चुका है। हम एक्टिव टेंडन को लेते हैं और उस एक्टिव टेंडन को ले करके हम उसको जो पैरालाइज मसल जहाँ पे काम करती है वहाँ पे लगाते हैं। तो ये जो है टेंडन को लेने और ऑपरेशन के बीच में जो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है, ये करीब 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी लग सकती है। ऑपरेशन के 3 दिन हम उसको भर्ती रखते हैं और उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा करके, और वो 21 दिन तक हाथ के लिए और 1 महीने पैर के लिए। उसके बाद उसे खोला जाता है, टाँके निकाले जाते हैं, और टाँके निकालने के बाद 1 महीने उनको हम एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि सपोज़ मैंने एक यहाँ से मसल लिया, एफडीएस लिया, और उसको मैं रीरूट करके थंब में लगा दिया और उसको हमने प्लास्टर कर दिया। इस ऑपरेशन को करने से पहले हम उसको आइसोलेटेड एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो उस एक्सरसाइज को बाद में कर सकता है। तो जब वो प्लास्टर खुलता है और हम उसको बोलते हैं कि इस उंगली को ऐसा मोड़ना है, तो आपका अंगूठा ऊपर आता है। ये उसके लिए बिल्कुल नया होता है। तो ये चीज़ वो तब ही सीख पाएगा जब उसको निरंतर हम प्रैक्टिस कराएंगे। जी। तो पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी 1 महीने तक उसको कराई जाती है ताकि वो जो है वो ना केवल इसको उठाए परंतु वो उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर सके। तो 4 हफ्ते का व्यायाम है और 4 हफ्ते तक उस व्यक्ति को हम अपने अस्पताल में रखते हैं और फिर उसको जब वो काम करने लायक होता है तो डिस्चार्ज करते हैं। इस पूरी अवधि 2.5 से 3 महीने की अवधि में पेशेंट जो है या तो हॉस्पिटल में रहता है या कुछ समय वो घर में रहता है, उस समय वो काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेज लॉस के लिए उनको 8,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। जी। ये पूरी सर्जरी सरकारी अस्पतालों में फ्री होती है। मैं जाता हूँ वहाँ पे ऑपरेट करता हूँ और हमारे अस्पताल में भी फ्री है। इवन हम ना खाने का और किसी भी तरह का कोई चार्ज उनसे नहीं लेते। तो अब तक आपने ऐसी कितनी सर्जरी हमारे प्रदेश में की हैं? करीब मैं अभी ऐसे तो मैं गिना नहीं हूँ जी, मैं एक मोटा अंदाज मुझे बताइए। अंदाज में फिर भी 1,500 सर्जरी तो मैंने 1,500 जी। और अभी ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है? जी हाँ। देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मैं यदि कहूँ कि उंगली टेढ़ी हो गई है और उसको सीधी कर दिया तो कोई इसका कोई पहलू नहीं समझ में आएगा जी। पर यदि मैं आपको सोशल भी बताऊँगा, फंक्शनल भी बताऊँगा और कॉस्मेटिक भी बताऊँगा। सोशल ये कि यदि मेरी उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं और मैं ऐसे नमस्ते करता हूँ तो क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी कुछ समस्या है या वो समझ जाएंगे कि कुष्ठ रोग है। और जिन्हें पता है कि कुष्ठ रोग है तो वो मुझसे व्यवहार नहीं करेंगे जी। तो क्या होगा कि मैं नमस्ते करना बंद कर दूँगा जी। अब मैंने नमस्ते बंद किया, हाथ मिलाऊंगा तो भी वो मुश्किल है।
पैर भी छूऊंगा तो मुश्किल है। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को विड्रॉ करने लगता है, समाज से आइसोलेट करने लगता है। इसको सेल्फ स्टिग्मा कहते हैं जी। और ये सबसे बेकार है, जी। क्योंकि स्टिग्मा को मैं आपको बोल करके स्टिग्मा को दूर कर सकता हूँ, पर यदि मेरे अंदर है तो मैं उसको दूर नहीं कर सकता। सही तो बात। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो पहली चीज़ तो सेल्फ स्टिग्मा, समाज आपसे कर रहा है नहीं कर रहा है, परंतु मैं खुद समाज से करने लगा। वही बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इससे क्या होता है कि मेरा मॉरल जो वो है वो डाउन होता है निश्चित रूप से। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। दूसरा, अब मैं इस हाथ से फंक्शनल में आता हूँ, इस हाथ से मैं कुछ काम नहीं कर सकता। अब मैं क्लर्क हूँ, पेन पकड़ के मुझे लिखना है और मैं पेन ही ना पकड़ूँ तो सरकार मुझे या मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मुझे तनख्वाह देगा? नहीं देगा। और मैं अपना जॉब लॉस कर लेता हूँ। जब मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे घर में मेरा स्थान ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़, कॉस्मेटिकली बड़ा अजीब लगता है ना भाई, अंगूठा नहीं। अब यदि मेरे हाथ में कंप्लीट क्लॉ है तो मैं बटन नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसा बटन जो होता है ऐसा लगता है, निवाला नहीं बना पाऊंगा, पेन नहीं पकड़ पाऊंगा, ग्लास नहीं पकड़ पाऊंगा। मतलब दिन हम अपनी ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं कर पाते इन सब चीज़ों। और यदि मेरे दोनों हाथ ऐसे हो गए तो मैं आपको इसका वो दंश बताना चाहूँगा कि ये बीमारी उस व्यक्ति को जानवर बना देती है। सही बात है। अब वो कैसे? जब उनको खाना दिया जाता है ना तो वो खाने का निवाला नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, खाने को ऐसे मसल लेते हैं और उसके बाद उसको बर्तन से ऐसे खाते हैं। बहुत भयावह स्थिति, तो बहुत भयावह स्थिति। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं 2 साल ऊपर वाले को दिया था कि मैं अपने लाइफ का 2 साल एक ऐसी जगह में बिताना चाहूँगा, मुझे सैलरी मिले या ना मिले। उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं डॉक्टर बना, मैं सर्जन बना, तो इसलिए मैं लेप्रोसी मिशन ज्वाइन किया। मेरा कमिटमेंट जो सेल्फ कमिटमेंट था 2 साल था, पर जब मैंने पहली सर्जरी की और उस व्यक्ति के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे 18 साल हो गए, मैं इस प्रोफेशन में हूँ और ये रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। ये रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का इतना अहम पहलू है। एक व्यक्ति था जिसका दाहिना पैर जो था वो उसमें घाव थे और फुट ड्रॉप भी हो गया था, तो मेरे यहाँ वो एडमिट था और मैंने अपनी पहली जो इंडिपेंडेंट सर्जरी थी वो उस पर की और मैं बहुत ही कॉशियस था, उसको पैर नीचे नहीं रखने देता था। जब उसका डिस्चार्ज का समय आया तो मैं उसको 1 हफ्ता एक्सटेंड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये ऑपरेशन फेल है। मैं अकेला था उस समय अपने हॉस्पिटल में, ओपीडी 5 बजे तक मैंने ओपीडी संभाला, उसके बाद मैं इनपेशेंट देखने के लिए 7 बजे अंधेरा हो गया था, मैं गया तो मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो नाच रहा है। तो अरे मेरे रहते ये नाच कैसे सकता है, मतलब पेशेंट है भाई, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने उसको देखा और जब मैं उसके पास गया तो आश्चर्यचकित रह गया कि जिस व्यक्ति को मैं पैर नीचे नहीं रखने दे रहा हूँ वो डांस कर रहा है। मैंने खूब चिल्लाया उसके ऊपर, मैंने बोला तू अपना पैर तोड़ डालेगा। जो भी मेरे को जितना उस समय गुस्सा आया मैंने गुस्सा किया, वो एकदम शांत हो गया। आखिरी में मुझे ये रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछा तू नाच क्यों रहा था। बोलता है सर आपको अब बता ही देता हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे ससुराल वाले ले गए, मेरी छोटी बच्ची है, जन्म के बाद से मैं उसे नहीं देखा हूँ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था ये पैर ठीक हो जाएगा, आ जाना और ले जाना। तो अब मैं जा कर के अपने पैर को दिखाऊंगा और उनको बोलूँगा मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को। तो बहुत मार्मिक कहानी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, ये होता है। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति अवसाद में चले गया है, जो व्यक्ति निराश हो गया है, जो व्यक्ति अनप्रोडक्टिव हो गया, जिसको घर वाले एक कोने में डाल दिया या घर से निकाल दिया, यदि वो फिर से ऑपरेशन के बाद उसका हाथ सीधा हो सामान्य कार्य करने लग और जाए, सामान्य कार्य करने लगता उसके लिए अपनी नौकरी में चले जाता है, अपनी लाइवलीहुड कर लेता है, तो आप सोचिए उसके लिए तो एक नए जीवन के समान हो गया है। तो ये चीज़ थी जो मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित की और मैं तो अपनी लाइफ कमिट ही कर चुका हूँ कि मैं यही करूँगा। नहीं, हमारे पूरे दूरदर्शन समाचार केंद्र के आपको शुभकामनाएं कि इस क्षेत्र में आप और आगे बढ़ें और साथ में सभी तमाम जो कुष्ठ रोग के जो मरीज़ हैं उनको आप अपने इलाज के द्वारा ठीक करें और वो भी समाज में अपना जो यथोचित स्थान है उसे प्राप्त करें।
इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, आपने सुना कि किस तरीके से कुष्ठ तो अब वैसा नहीं रहा कि अब वो लाइलाज नहीं रहा, अब उसका इलाज संभव है। और यदि समाज में आपको ऐसा कुछ लगता है, यदि आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति हैं या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत होता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी जांच ज़रूर कराएं और किसी भी तरीके से इस रोग को छिपाएं नहीं। याद रखिए, ये कुष्ठ रोग का इलाज अब संभव है और ये पूरी तरीके से क्यूरेबल है। प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे